हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वेन ऑफ बीपीएससी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत पावन दिन है आज और सोचा थोड़ा सा पावन दिन पे कुछ बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, छोटे भाई बड़े भाई, इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो बीपीएससी का मोस्टली मैं एक टॉपिक देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बीपीएससी को कुछ हेल्प मिले बिहार के बच्चों के लिए। तो ऐसा नहीं कि तो उन्हीं के रिगार्डिंग रखते हुए आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया ना बीपीएससी में, पॉलिटी का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मतलब ऐसे नहीं आ रहे हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जाओगे तो बना के आ जाओगे। ठीक है, तो ये तो है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, है ना। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं और ये 10 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मोस्टली 15 चैप्टर तो पढ़ने पड़ेंगे। 10 से 15 चैप्टर हैं, वो आपको अच्छे से कवर कर लोगे तो आपका 10 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ठीक है, तो इन्हीं के लिए मैं सोचा कि अब ये कहाँ से सोर्स है। तो मैंने 2 वीडियो पहले भी डाले थे पीवाईक्यू के लिए, 68 और 69 बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो उन्हीं को अगर आप एनालिसिस में आप देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चन जो है 10 में से 9 क्वेश्चन तो है कि मतलब 10 में 10 हो जाता है कि आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते। तो मैं सोचा क्यों ना बच्चों को लक्ष्मीकांत को थोड़ा अच्छे से करा दिया जाए। और छोटा-छोटा वीडियो में 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे की वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाएंगे। एक वीडियो 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे, एक चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कवर करेंगे। और हाँ, ये जो वीडियो बनेंगे और जो भी टॉपिक का रहेगा, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी के लिए, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी में भी जो क्वेश्चन आता है उसमें भी काम आएगा। उस टॉपिक से अगर आ गया, जिस टॉपिक को मैं कराऊंगा, फिर जेपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, या फिर कोई अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, अगर आपको क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने चैप्टर यहाँ से मेरे से कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बन जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। ये लक्ष्मीकांत की बुक से मैं इनको रेफ़र करूँगा, इसी के थ्रू मैं सोच रहा हूँ कि कवर करा दूँ कुछ कुछ चैप्टर्स को। इसको मैं समरी के वे में लेके चलेंगे अपन। इसका जो ये बुक रहेगा, इस बुक को, जैसे ये बुक है, इसमें आपको चैप्टर में पहले दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेंगे। 5 मिनट थोड़ा सा आपका उसमें टाइम लूँगा। तो देखिए, इसमें टोटल जो लक्ष्मीकांत बुक्स है, इसमें पार्ट 1 में आपको देखोगे तो पार्ट 1 में आपके 12 चैप्टर्स हैं। तो 12 चैप्टर्स में से आपको इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर है। ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये आप पढ़ोगे, आप हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो, या फिर नॉर्मल ये है कि हिस्ट्री से मेन क्वेश्चन रिलेटेड है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। दूसरा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जैसे कि पिछले साल ही 68 में क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूंट हमारा संविधान बनाने में टोटल समय कितना लगा था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, लास्ट मीटिंग कब हुआ था, फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार हो गया। ठीक है, तो जैसे कि ये हो जाएगा यहाँ पे आपका, इसमें डिमांड फॉर क्यों बना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आया था पिछले साल। एक तो हिस्ट्री से रिलेट करके आ गया था और एक आपका पॉलिटी से आया था। फिर आपका वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फिर आएगा डिमांड क्यों है, फिर इसके बाद वर्किंग है, कमेटी इसके लिए कौन कौन से थे, इन्फोर्समेंट, एक्सपर्ट कमेटी, सारा कमेटी का नाम है। फिर क्रिटिसिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म, कुछ कुछ ऑथर्स जो हैं या फिर रिनॉन्ड पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने उसको क्रिटिसिज्म भी किया है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया, ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया। फिर उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो कहाँ से ले, जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो कहाँ से आया है, कैसे कैसे आया, जो हर साल ये क्वेश्चन इसमें भी से भी आता है। तो आज हम फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक 4 चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला तो चलिए वो तो ज़रूरत नहीं है उतना, फर्स्ट वाला आप स्किप कर सकते हो। हाँ, फर्स्ट में से एक मेंस में क्वेश्चन आता है फर्स्ट में से कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक्सप्लेन कीजिए, शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो आपको यहाँ से करके आप लिख सकते हो इसमें से, ठीक है। तो अभी इसी पे फर्स्ट वाले में आपको मैं यहाँ तक करूँगा। सेकंड वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें प्रीएम्बल को डिस्कस करूँगा। प्रीएम्बल वो 10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि छोटा ही है वो। उसके बाद फिर हम ये डायरेक्ट ड्यूटी, सिटीजनशिप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट आपका आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट करेंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट के बाद इंपॉर्टेंट आपका बनेगा डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट वन। देन कम्स आफ्टर डीपीएसपी वी विल डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन व्हाट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट जो हुआ है, अमेंडमेंट विच इज़ हैपेंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था। तो पहले जो बीपीएससी क्वेश्चन था वो क्या था, सिंपल पूछ दिया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ था।
पर अब उससे रिलेट करके, जैसे कि पिछले साल आया था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पूछा गया था कि व्हाट हैपेंस इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो हमारा ग्राम पंचायत में क्या था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, उसमें पूछ दिया था ऑप्शन दे करके कि पावर का हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पावर हुआ, फिर और था लिबर्टी हुआ, ये सारा कुछ दे दिया था। तो वो उस तरह से तो अमेंडमेंट में सारा आपको वहाँ पे पड़ जाएगा। देन कम्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, 2-3 वीडियो में पार्ट 1 कंप्लीट करा दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा अपने वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। एक बार ओवरव्यू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लेंगे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, प्री में खास करके दिए। अगर आता भी है तो आपको नॉर्मल पूछेंगे डेट्स वगैरह, उस तरह से करके आप बना सकते हो। अगर उसमें कुछ उन्होंने अभी एडवांस करने गए तो क्या करेंगे एडवांस, ये भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है फटाफट देखिए। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608 एज ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600. In 1765, the company which till then had purely trading function obtained the दीवानी right. ये इसमें पूरा हिस्ट्री दे रखा है कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में आया, किस तरह से उन्होंने रूलिंग स्टार्ट करा, कहाँ से स्टार्टिंग उनका क्या था। तो फर्स्ट जो ब्रिटिश जब मेन जो था उनका क्रोनोलॉजी अगर देखेंगे ब्रिटिश का, तो 2 था। एक था स्टार्टिंग में वो कंपनी रूल, ठीक है। स्टार्टिंग में उनका जो रूल था वो कंपनी के थ्रू हो रहा था 1773 से, फिर 1858 तक चला। उसके बाद 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट के बाद फिर इन्होंने क्राउन रूल स्टार्ट हो गया इनका, है ना। तो ये 2 मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो उनके। फिर उसके बाद देखिए अब जो एक्ट्स आए उस दौरान 1773 से जो कंपनी रूल चल रहा था उसमें जो जो एक्ट्स आए, जैसे फर्स्ट में 1773 से 1858 तक जो कंपनी रूल्स किया उसका रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट उनका था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम रेगुलेटिंग था, पर इसका काम जो था डीरेगुलेट करना था, बेसिक्स ये समझिए, ठीक है। इसको जो 1773 का जो एक्ट था, इसका मेन जो वो एम था ना का जो उनका था कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियल तो इंडिया में जो आया था ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आया तो वो काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में 1600 में वो आ गए थे, वहाँ से लेके 173 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो जब 173 साल हो गए तो क्या किया इन्होंने, तो उसमें कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ नहीं, जैसे मर्जी वैसे कर रहे थे। तो अब यहाँ पे कंपनी रूल आया, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया, जिसके थ्रू जो कंपनी इंडिया में काम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही है, तो उसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया वहाँ की गवर्नमेंट ने। और इट रिकोगनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। और इस एक्ट के थ्रू जो कंपनी था उसका पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखिए रिकोगनाइज किया, ओके। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो अगर पूछ दिया आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स में, अगर मानो आ गया कि विच एक्ट लीड्स टू फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें मेन क्या आ गया आपका इंपॉर्टेंट, अगर कुछ याद रखना है तो इट लेड्स द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ओके। उसके बाद इस एक्ट का फीचर क्या था, अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो इसका फीचर क्या था, इसने इट डेजिग्नेट द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब देखो पहले क्वेश्चन क्या आता था, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इस तरह से, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, वहाँ पे अलग अलग गवर्नर्स काम कर रहे थे, पर इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेड बना दिया गया। अब ये बंगाल हो गया, है ना। वहाँ पे अब देखो ये बंगाल हो गया, इसके नीचे मद्रास, बॉम्बे इसके नीचे आ गया, ठीक है। अब ये मतलब सब एक बॉडी बना दिया कि हेड बंगाल हो गया, उसके नीचे मद्रास, बॉम्बे ये सब होंगे, ठीक है। तो पहले अलग अलग था, 3 बॉम्बे, मद्रास, बंगाल अलग अलग थे, अपना अलग फंक्शन काम कर रहे थे। बट अब इसको हेड बना दिया कि बंगाल को, क्या अब क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, एक को बनाया था ना कि आप मॉनिटर बन जाओ, सेम ऐसा ही एक को मॉनिटर बना दिया गया यहाँ पे, ओके। देन कम उसके बाद इसको बोल सकते हैं, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके।
तो इनकम, और इसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जो कि 4 मेंबर्स का था, ठीक है। 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनको असिस्ट करेंगे। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो तो वारेन हेस्टिंग हो गए। याद रखने वाली चीज़ हो गई, एक स्टेटमेंट में दे सकता है, पहले एक क्वेश्चन था, अभी एक स्टेटमेंट में दे सकता है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वारेन हेस्टिंग, ठीक है। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर में द 3 प्रेसिडेंसीज वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द वन अदर। भी मैंने पहले बताया तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बंगाल सबसे ऊपर, उसके नीचे मद्रास और बॉम्बे। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। एक स्टेटमेंट में ये आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता कब बना, 1774 में बना, ये भी पूछ सकता है टाइमलाइन। उसके बाद किस एक्ट के थ्रू बना, द रेगुलेटिंग एक्ट 1774, ओके। एंड 1 चीफ जस्टिस में क्या थे, 1 चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर उनके सबऑर्डिनेट जजेस होंगे, ओके। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। जो कंपनी का सर्वेंट्स थे उनको ब्राइब्स लेने से मना किया, चलो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD यहाँ पे आया, ठीक है। एक तरीका COD क्या था, गवर्निंग बॉडी था, कंपनी का था, और ये रिपोर्ट करता था रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। इंडिया में जो भी काम हो रहा है, रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, उसको कौन देख रहा है, तो COD देख रहा है, ओके। तो यहाँ पे COD का गठन हुआ, ओके। उसके बाद अब इसके बाद ये 1773 में बना, उसका अमेंडमेंट आया 1781 में, ठीक है। इसको अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 बोलते हैं। जो भी 1773 एक्ट में कुछ डिफेक्ट्स था उसको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोल सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये भी आ सकता है एग्जाम्स में, विच एक्ट इज़ नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ओके। देन इसका फीचर्स क्या था, इट एक्सटेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। Similarly, it also exempted the servant of the company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action. It excluded, एक बार रीड कर लेता हूँ उसको, सीधा आपको समरी बता दूंगा। It excluded the revenue matter and the matters arising in the collection of revenue from the jurisdiction of the Supreme Court. It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendants, that is Hindu were to be the tried अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स वी आर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था वो मतलब हिंदू को हिंदू के तरीके से, मुस्लिम्स को मुस्लिम के तरीके से, है ना। इट लेड डाउन दैट द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। ये भी बताया गया कि जो भी अपील्स आएगा प्रोविंशियल कोर्ट में, ये गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा, नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा था, ओके। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल, ठीक है। और इसमें और क्या है, कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए तो है नहीं, ठीक है। इसको क्या किया, गवर्नर जनरल ने काउंसिल फॉर जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट ऑफिस, वही हो गया, सर्वेंट्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया। 3 कम। नेक्स्ट इसके बाद पिट्स इंडिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, 1781 वाला एक्ट, बस थोड़ा थोड़ा याद रखिए, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। और इसमें जो फंक्शन था मतलब कोई काम का नहीं था, ठीक है। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आया 1773 के बाद 1784 में 10 सालों के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसका फीचर क्या था, इसने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी का जो था, कमर्शियल फंक्शन एज वेल एज पॉलिटिकल फंक्शन, दोनों को अलग अलग कर दिया, है ना। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, ओके। उसके बाद इसने COD को इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। COD करेगा क्या, COD करेगा कमर्शियल अफेयर, ओके। बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक, एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दस इट इस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे डबल गवर्नमेंट आ गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ से इंपॉर्टेंट अब आएगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट यही एक पॉइंट इसमें COD तो इसमें अलाउ किया कि कमर्शियल फंक्शन सिर्फ देखेगा, और पॉलिटिकल फंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। और क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एम्पावर किया कि ये तो देखेंगे सिविल वो पॉलिटिकल मैटर, साथ ही साथ जो भी मैटर होंगे सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट का और रेवेन्यू का, ठीक है, उस सबको देखेंगे। Thus, the act was significant for two reasons. First, the company territories in India were for the first time called the British possessions. अब इसमें इन इंडिया, अब पहले था कि ब्रिटिश पोजेशन नहीं बोला जाता, पर अब क्या हुआ इस एक्ट के बाद जो कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में था उस जो भी वो अब इसमें बोला जाए कि ब्रिटिश पोजीशन इस पर कहते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। इसी के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू इन्होंने सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, ओके। जो भी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा यहाँ पे धीरे धीरे मतलब इनके पास पावर जा रहा था। 1784 के बाद एक आया छोटा सा, बीच में एक और एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786। इसमें इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1786 में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, ठीक है। ही प्लेस टू डिमांड टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। इसने अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, तो ये बोला कि मुझे मेरा कुछ डिमांड है। इसने बोला ठीक है बताइए क्या आपका डिमांड है। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवर राइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन द स्पेशल केसेस। बोला कि अगर कुछ स्पेशल केस आया तो जिस काउंसिल को ये हेड कर रहा है इसको अब ये ओवर राइड कर सकता है, ओके। देन ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविज़न। और इसको कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। इसका डिमांड था कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाया जाए, ठीक है। एक तो स्पेशल केस में ओवरराइड करने की पावर इसको मिला, और दूसरा इसको कमांडर इन चीफ बनाया, और इसकी बात को माना भी गया। देन कम चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब 1793 दो ये 1793 जो चार्टर एक्ट था, अब यहाँ से 10 साल पे हर 10 साल पे चार्टर एक्ट आते रहेगा, ओके। तो द फीचर ऑफ इसका एक्ट का क्या है, एक्ट का फीचर क्या है, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर। जो भी अब कॉर्नवालिस को यहाँ पे जो पावर दिया गया था, ठीक है, कॉर्नवालिस को जो पावर यहाँ पे दिया गया था, अब बोला कि जो भी फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उन सबको ये वाला पावर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट गिव्स द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। वही हो गया, गवर्नर जनरल था वो, उसके बाद ज़्यादा पावर हो गया ना, सबऑर्डिनेट क्योंकि है। उसके बाद एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स। मोनोपोली को 20 ईयर के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, ओके। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। इसने ये भी बोला जो कमांडर इन चीफ होगा ये गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर henceforth to be paid out of the Indian revenue, ठीक है। इंडियन रेवेन्यू जो भी उसके काम करेंगे उसको इंडियन पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू से होगा, ठीक है। जहाँ से इंडियन रेवेन्यू जो भी आ रहा है इसी से उनका पेमेंट किया जाएगा, मतलब यहीं के पैसा से उनके लोग काम कर रहे हैं पर यहीं के पैसा से पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। अब इस एक्ट का फीचर क्या था, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. अब देखो ये जो 1813 का जो एक्ट है, इसने जो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यहाँ पे मोनोपोली करता था, कोई कंपनी आकर यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता था। पर इसने क्या बोला कि नहीं, अब यहाँ पे ये ओपन हो गया, ब्रिटिश का कोई भी कंपनी इंडिया में आकर ट्रेड कर सकता है, एक्सेप्ट टी में नहीं कर सकता। टी के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा, और साथ ही साथ चाइना से ट्रेडिंग करना हो गया तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। उसके बाद it asserted the sovereignty of the British crown over the company's territories in the India. It allowed the Christian missionary to come to India for the purpose of enlightening people. ये याद रखना कि क्रिश्चियन मिशनरी को अब यहाँ पे भेजा जाने लगा कि आप जाइए इंडिया में और क्रिश्चियनिटी को थोड़ा प्रोपेल कीजिए, वहाँ पे लोगों को क्रिश्चियन बनाइए, धर्म परिवर्तन स्टार्ट करवाइए।
It provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territory in India. सेम हो गया, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। It authorized the local government in India to impose tax on person. They could also punish the person for not paying tax. अब इसमें लोकल गवर्नमेंट को बोला कि अब आपको टैक्स देना होगा, पर्सन पे टैक्स लगाइए और पर्सन से टैक्स लीजिए। अगर वो टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उनसे आप उनको पनिश कीजिए। तो यहाँ पर टैक्स की बात होगी, पेइंग टैक्स के लिए। ओके, नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये था जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब कुछ सेंट्रलाइजेशन कब हुआ, तो इस एक्ट के थ्रू 1833। इस एक्ट का फीचर क्या था, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब उसको नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। अब वो पूरे इंडिया का गवर्नर हो गया, ठीक। एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। Thus, the act vested for the first time the governor of India with authority over the entire territorial area possessed by the British in India. Lord William Bentinck, याद रखने वाला चीज़ है, Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Okay, Lord William Bentinck, याद रखिएगा। It deprived the Governor of Bombay and Madras of their legislative power. The Governor General of India was given exclusive legislative power for the entirety of British India. The law made under the Provision Act was called as the Regulation, while law was made under the Act under this as called as Act. पहले जो एक्ट के थ्रू जो लॉ बनता था उसको रेगुलेशन बोलता था, पर अब जो बनेगा उसको एक्ट बोलेंगे, ठीक है, ये बोला गया। It ended the activities of the East India Company as a commercial body, which became a purely administrative function. It provided that the company's territories in India were held by it in trust for His Majesty, his heirs and successor. ये पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सारा काम हो रहा था उसको हटा दिया गया पूरी तरह से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। हाँ, यहाँ पे जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन में पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया। एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिवार्ड फ्रॉम द होल्डिंग इन। इसमें भी बोला कि इंडियंस को किसी भी प्लेस पे होल्ड करने से डिवार्ड नहीं किया जाएगा। ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगोशिएटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन। इसको नेगोशिएट भी किया गया था फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन से। उसके बाद आइए चार्टर एक्ट ऑफ 1853, रिवॉल्ट की तैयारी अब हो रही इंडिया में, ठीक है। दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। इस एक्ट का फीचर क्या था, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल to the council. In other words, it established a separate Governor General Legislative Council, which came to be known as the Indian Legislative Council. उसको Indian Legislative Council बोला गया, ठीक है, याद रखिएगा, Indian Legislative Council बोला गया। This legislative wing of the council functions as a mini parliament, adopting the same procedure as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as the special function of the government, requiring a special machinery and special process. It introduces an open competition system of selection and recruitment of the civil servant. The covenanted civil services was thus thrown open to the Indians also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Service was appointed in, हाँ ये Macaulay Committee, ये आया हुआ है क्वेश्चन भी, शायद 68-69 में आया था Macaulay Committee के बारे में, तो ये याद रखिए किसके लिए था, तो इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए था। It extended the company rules and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charter, this was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time. पार्लियामेंट जैसे अब इसमें हो गया कि अब जैसे ही कंपनी को मन करेगा ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था उसको पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जा सकता था, जब भी मर्ज होगा। ओके, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन
Central Legislative Council of the 6 new legislation member of the Governor General's Council. 4 members were appointed by the local provincial government of the Madras, Bombay, Bengal and Agra. यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ है, फर्स्ट टाइम हुआ लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला, 6 में से 4 लोगों को नॉमिनेट अपॉइंट किया जाएगा लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के थ्रू। ओके, उसके बाद क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा 1858 में से लेकर 1947 तक क्राउन रूल इंडिया में चलेगा। तो अब इसके थ्रू एक्ट जो आएंगे। अब देखिए ये जो है ना, जो भी क्वेश्चन है ये ऊपर जो मैंने कराया, ये एक मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चार्टर एक्ट ऑफ 1853, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसको इसलिए थोड़ा अच्छे से करा दिया मैंने कि एक बार पढ़ लो अच्छे से आप भी एक बार इस पीडीएफ को थ्रू, एक आपके पास बुक होगा, बुक को खोल के देखिए, रीडिंग कीजिए इजीली वे में और इसको अच्छे से एक बार कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा। एक बार अगर आप इसको कर लीजिएगा तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ कम क्राउन रूल। इसमें अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, मेंस में आया है कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें क्या लिखोगे आप, देखो इसमें दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसको बोलेंगे, और द सिपाही म्यूटिनी। द एक्ट एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, याद रखना लेटर में। Abolish the East India Company and transfer the power of government, territories and revenue to the British Crown। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है और जो भी यहाँ का जो पावर था गवर्नमेंट, टेरिटरीज, रेवेन्यू का पावर था वो अब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, इसलिए इसको बोला जाता है क्राउन रूल। इस एक्ट का फीचर क्या था, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty। It changed the designation of the Governor General of India to the Viceroy of India। यहाँ से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बना दिया गया। He was the direct representation of the British Crown in India। Lord Canning thus became the first Viceroy of India। याद रखने वाली चीज़ होगी। It ended the system of double government by abolishing the Board of Control and Court of Directors। इसने डबल जो गवर्नमेंट था ना उसको ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी और COD को भी, दोनों को ख़त्म। इसके बाद इसने क्या बनाया, अब वो ख़त्म है तो कुछ तो बनाएगा ना, इसने बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, विथ कंप्लीट ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट। It established a 15-member Council of India to assist the Secretary of State for India। The council was an advisory body. The Secretary of State was made to the chairman and the council। Okay? The council was an advisory body. The Secretary of State was made the chairman of the councils। इस council का chairman कौन होगा, Secretary of State ही होगा। Okay? Now it constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England। Okay? Then come the Act of 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India। ओके, इसमें ये हो गया सीधा सा इस एक्ट के थ्रू कि इंडिया में जो काम हो रहा है उसको पूरी तरीके से सुपरवाइज और कंट्रोल किया जाएगा इंग्लैंड के थ्रू। ओके, देन कम उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ओके, after the great fall of 1857, the British government felt the necessity of seeking cooperation of the Indians in the administration of the country। In pursuance of this policy of association, 3 acts was enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909। The Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India। अब देखिए 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उसमें ये पता चल गया था ब्रिटिशर्स को कि अगर बिना इंडियंस के सपोर्ट के हम इंडिया में रूल नहीं कर सकते। तो उसने कहा चलो कुछ तो दो ना यार, इनको कुछ तो दो। तो इंडियंस को थोड़ा थोड़ा चलो इनको लड्डू खिलाते हैं हल्का हल्का। तो ये हुआ यहाँ से स्टार्ट इनके इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। अब इसका फीचर क्या था, इट मेड द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाई एसोसिएटिंग इंडियंस विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसरॉय शुड नॉमिनेट some Indians as non-officio member of his expanded council। In 1862, Lord Canning, the then Viceroy, nominated the three Indians to his legislative council। उसने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। कौन कौन थे, बनारस के राजा, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, 3 लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया। उसके बाद it initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidency।
It thus reverts the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 and reached its climax under the Charter Act of 1833. This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy of the provinces in 1937. इसी एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन अब स्टार्ट किया, सबको अलग अलग करने की कोशिश किया गया इसमें, सबको इंडिपेंडेंट कर दो। जो पहले स्टार्ट किया गया था 1773 में कि नहीं सबको अंदर रखो, एक बंगाल रहेगा, उसके नीचे बम्बई मद्रास रहेगा, बराबर नहीं, तीनों को इंडिपेंडेंट कर दो, जितने भी इंडिया में स्टेट्स सबको इंडिपेंडेंट कर, सब काम करेंगे। बस वो सब किसके नीचे काम करेंगे, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नीचे काम करेंगे। ओके। It also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, NWP, North West Province, Bengal, North West Province and Punjab, which were established in 1862, 1886 and 1897. The Bengal Presidency, न्यू जो बंगाल का लेजिस्लेटिव काउंसिल बना वो कब बना था, तो बना था 1862 में, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का बना था 1886 में, और पंजाब का कब बना था 1897 में। तो ये याद रखिएगा अगर पूछ दिया कब बना था लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। ओके। इट एम्पावर द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन द काउंसिल. It also gave a recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859. Under this, a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more department of the government and was authorized to issue final order on behalf of the council in matter of his department. It empowered the Viceroy to issue ordinance without the concurrence of the Legislative Council. During an emergency, the life of such an ordinance was 6 months. 6 month का life होगा इसका। Then come Indian Council Act of 1892. इस एक्ट का फीचर क्या था? इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो पहले 3 लोग थे अब इसको इंक्रीज कर दिया गया। ओके। और इसमें फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, इट इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द, अब यहाँ बजट का डिस्कशन कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, और क्वेश्चन भी कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। It provided for the nomination of some non-official member of the Central Legislative Council by Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce. उसके बाद that of the Provincial Legislative Council by the governors on the recommendation of the District Board, municipalities, universities, trade association, जमींदार्स and chamber. यहाँ से इन लोगों को, अब यहाँ से नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता था। This act made a limited and indirect provision for the use of elections in filling up some of the non-official seats, but in the central and provincial legislative council. The word election was, however, not used in this act. The process was described as nomination made on the recommendation of certain body. अब यहाँ पे कुछ लोगों का इलेक्शन के थ्रू हो रहा है, पर अभी तक इलेक्शन का मेंशन नहीं हुआ किसी भी एक्ट में। जो भी सेंट्रल बॉडी था वो नॉमिनेट कर दे रहा था, उसी के थ्रू आ जा रहे थे। ओके। नाउ कैन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको मॉर्ले मिंटो भी रिफॉर्म भी बोलते हैं। ओके। एंड मॉर्ले वाज द देन सेक्रेटरी था ऑफ इंडिया, और मिंटो जो था वहाँ का वाइसरॉय था। ओके। उसके बाद द फीचर इसका एक्ट क्या था? इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60, 16 से 60 कर दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। उसके बाद it retained official majority in the central legislative council but allowed the provincial legislative council to have non-official majority. It enlarged the deliberative functions of the legislative council at both levels. For example, members were allowed to ask supplementary question, move resolution on the budget. ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ से चेंजेस आ रहा है यहाँ पे। It provided for the first time for the association of Indians with the Executive Council of the Viceroy and Governors. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as the law member. याद रखिएगा ये चीज़, लॉ मेंबर अपॉइंट किया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन ये सब आ सकते हैं। It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of separate electorate. यहाँ पे है separate electorate, याद रखनी चीज़ें मुस्लिम्स के लिए। अंडर दिस द मुस्लिम्स मेंबर बेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम्स वोटर। अगर मुस्लिम मेंबर है तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करेंगे। दस द एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इसको याद रखिएगा, वो इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, लॉर्ड मिंटो। Got it?
It also provided for the separate representation of presidency, corporation, chamber of commerce, university and जमींदार, इन सब के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन की भी बात हुई। उसके बाद आइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में और 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब उन्होंने अनाउंस किया कि हम इंडिया में ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज द इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1921। द एक्ट ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। सेम मॉन्टेग्यू जो थे यहाँ के सेक्रेटरी थे और लॉर्ड चैम्सफोर्ड क्या थे यहाँ के वाइसरॉय थे। इसका फीचर्स क्या था? इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू कैटेगरी। इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट और एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया और दिस classification was done by the devolution rules framed under the act. These rules facilitated the delegation of authorities from the center to province. In this way, the act relaxed the central control were authorized to make laws on the representative list of the subject. However, the structure of government continued to be centralized and it further divided the provincial subject into two parts, transferred and reverse. The transfer subject include public health, education, याद रखनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या क्या थे? पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, while the reserve subject includes police, administration of justice, prison, land revenue, finance. Okay, the transfer subject were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council. The reserve subject on the other hand were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council. इसमें legislative council responsible नहीं होगा। This new system of governance known as डायरकी, यहाँ से डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ। इसी को बोलते हैं डायरकी। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1919 में। A term derived from the Greek word diarchy। पर ये इसको पूरी तरह से जो एक्सपेरिमेंट था ना ये अनसक्सेसफुल हो गया था। इसने फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislation consisting of an upper house जिसको बोलते हैं Council of State and the lower house इसको Legislative Assembly. The majority of members of both the houses were chosen by direct election. It requires that the 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council other than the Commander-in-Chief were to be Indians. It extended the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh। पहले मुस्लिम्स को दिया था 1909 में, उसके बाद अब यहाँ पे सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को दिया जाने लगा। It granted franchises to a limited number of people on the basis of property, tax और other classification। उस बेस पे इनको फ्रेंचाइजी भी मिलना स्टार्ट हो गया। It created a new office of the High Commissioner for India in London and transferred to him some of the function performed by the Secretary of the State for the India। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? It provided for the establishment of Public Service Commission. Hence, a Central Public Service Commission was set up in 1926 for the recruitment of civil servant। याद रखिएगा, Central Public Service Commission के लिए बनाया गया। ओके, Public Service Commission। उसके बाद इस separated for the first time provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislation to enact their budget। अब यहाँ पे central budget, प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर ऑफ इट्स कमिंग टू फोर्स। हाँ, इसी के लिए 10 ईयर के बाद वो आया था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट था, इसी का था वो कॉन्सिक्वेंसेस में। इट प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए चैम्बर ऑफ प्रिंस ऑल्सो नोन एज नरेंद्र मंडल। द चैम्बर वाज इनॉग्रेटेड इन 1921। It consisted of 120 members, that is prince of 108 state and 12 representation of other state. It was headed by the viceroy, जो कि गवर्नर जनरल था पहले. It facilitated the consultation and discussion on the matter of common interest. उसके बाद सेम इसी के कॉन्सिक्वेंस में साइमन कमीशन आया था नवंबर 1927, 2 साल जो शेड्यूल से पहले आ गया, क्योंकि 29 में आना था पर उससे 2 साल पहले ही आ गया. ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द 7 मेंबर स्टैट्यूटरी commission under the chairmanship of Sir John Simon to report on the condition of India under its new constitution.
All the members of commission were British and hence all the parties boycotted the commission. Thus the commission submitted its report in 1930 and recommendation the abolition of diarchy. Extension of responsible government in the province established. देखिए इसमें क्या क्या हुआ. Extension of responsible government in the province, establishment of the Federation of British India and princely state, continuation of communal electorate, इसको कंटिन्यू किया गया. To consider the proposal of commission, the British government convened 3 round table conference of the representation of British government, British India and Indian princely state. तीनों को मिला के 3 RTC हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था. On the basis of this discussion, a white paper on the constitution reform was prepared and submitted for the consideration of the Joint Select Committee of the British Parliament. The recommendation of this committee was incorporated with certain changes in the next गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935. इसी के थ्रू कॉमनवेल्थ अवार्ड भी आया था 1932 में. रामसे मैकडोनल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंड के थे. उन्होंने अनाउंस किया था कि स्कीम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ विच केम टू बी नोन एज द कॉमनवेल्थ अवार्ड. द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट्स टू डिप्रेस्ड क्लास. SC को इसमें इंक्लूड किया गया था. गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन of the principle of communal representation to the depressed class and undertook a fast unto death in the Yarbada jail, Pune, to get the award modified. At last there was an agreement between the Congress and the Dr. B.R. Ambedkar, leader of depressed class. This agreement, known as the Pune Pact, retain the Hindu joint electorate and give reserved seat to the depressed class. The British government accepted the Pune Pact and modified the communal awards in respect to the depressed class, scheduled caste. This means that the province of separate electorate for the depressed class were dropped from the scheme of representation contained in the communal award. Subsequently, the provision of the Pune Pact was incorporated in the next Government of India Act 1935. In other words, the composition of the central and the provincial legislative under the Act 1935 was based on the modified communal award. उसके बाद आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी को बहुत सारा चीज़ को हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उसमें ध्यान में रखते हुए भी देखे थे. ये था इट वॉज अ लेंदी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स. याद रखिएगा. इसका फीचर क्या था. इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात हुई एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनाइट. द एक्ट डिवाइडेड इन द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट इन टर्म ऑफ ट्री लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. फेडरल, प्रोविंस एंड कॉन्करेंट. रेसिड्यूअल पावर जो था वो वाइसराय को दिया गया. याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है. इट एबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. डायरकी एबॉलिश हो गया अब यहाँ पे प्रोविंस में. द प्रोविंसेस were allowed to act in autonomous unit of administration in their defined sphere. Moreover, the act introduced responsible government in the province, that is, the governor was required to act with the active of ministers responsible to the province legislation. This came into effect in 1937 and was discontinued in the 1939. इसने अडॉप्शन ऑफ डायरकी सेंटर पे ठीक है उसको एक्सेप्ट किया था. Consequently, the federal subject was divided into reserved subject and transferred subject. However, this provision of Act did not come into operation at all. It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. सभी में नहीं, ऑप्शन दे दे सभी में नहीं हुआ था, 6 में हुआ था. Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and the United Provinces were made bicameral consisting of a legislative council upper house and a legislative council lower house. However, many restrictions were placed on them. It reserved a certain number of general seats for the depressed class. It also extended the special representation to the women and the labourers. It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. The Secretary of State for India was provided with a team of advisors. It extended franchises. About 14% of the total population got the voting right. It provided for the establishment of a Reserve Bank of India. हाँ याद रखिएगा, Reserve Bank of India बना था इसके थ्रू. ओके.
It provided for the establishment of not only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provision. Okay. It provided for the establishment of a federal court which were made set up in 1937. Federal court बना 1937 में. It separated Burma from India. It created 2 new provinces of Odisha and Sindh. बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना था ना. It provided for the safeguard to protect the interest of minorities. Okay. It provided for the establishment of a federal railway authority to look after the administration of railway. Federal Railway Authority. It provided for the appointment of an Auditor General of India to audit the accounts of the Federation and the province. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 आया. 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाई जून 30. याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, 68 में आया था. After the power would be transferred to responsible Indian hand. This announcement was followed by the agitation by the Muslim League demanding partition of the country. Again on June 3, 1947, the British government made it clear that any constitutional framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 में बन गया था. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया था. ठीक है, कब बना था तो इसका अगर डेट आपको बताऊं तो इसका डेट था 9 दिसंबर 1946. फर्स्ट मीटिंग cannot apply to those party of country which were unable to accept it. On the same day, on June 3, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan known as the Mountbatten Plan. The plan was accepted by the Congress and the Muslim League. Immediate effect was given to the plan by enacting the Indian Independence Act 1947. अब इसका फीचर क्या था, इसमें देखिए. It ended the British rule in India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. It provided for the partition of India and creation of 2 independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth. It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majesty government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India on Pakistan or Pakistan. It empowered the Constituent Assembly of the 2 dominions to frame and adopt any constitution for the respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independence Act itself. It empowered the Constituent Assembly of both the dominions to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. No act of British Parliament passed after August 15, 1947 was to extended to either of the new dominion, unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. It abolished the office of Secretary of State for India and transferred its function to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely state and treaty relation with tribal areas from August 15, 1947. It granted freedom to the Indian princely state either to join the Dominion of India or Dominion of Pakistan or to remain independent. ठीक है, प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि आप इंडिपेंडेंट, आपको अगर पाकिस्तान में ज्वाइन करना तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कीजिए, आपको इंडिया ज्वाइन करना तो आप इंडिया ज्वाइन कीजिए, या आप चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना तो आप इंडिपेंडेंट रहिए. It provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the Government of India Act of 1935 till the new constitution. में बोला कि आप अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना है उसके थ्रू आप लोग काम कीजिए जब तक आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है. It deprived the British monarch of his right to veto bill or ask for the reservation of certain bills for his approval, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. It designated the Governor General of India and the Provincial Governor as the constitutional head of the state.
They were made to act on the advice of the respective council of ministers in all matters. It dropped the title of Empire of India from the royal title of the Kings of England. It discontinued the appointment to the civil services and reservation of post by the Secretary of State for India. The member of the civil service appointed under before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. At the stroke of midnight of 15th August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of the new Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of Independence India. The Constituent Assembly of India formed in 1946 became the Parliament of the Indian Dominion. The member of both the interim government 1946 and the first cabinet of independence 1947 as mentioned in the table 1. ये देखो अभी हो गया. अब ये इंटरिम गवर्नमेंट जो बना था, पहले क्वेश्चन आते थे, अभी पता नहीं आ सकते हैं. तो उनको कौन कौन सा पोस्ट दिया गया था? नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन. ओके. सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम अफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर. जॉन मर्थल को इंडस्ट्री एंड सप्लाई. जगजीवन राम जी को लेबर. सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिफेंस. C.H. भाभा को वर्क, माइंस एंड पावर. लियाकत अली खान को फाइनेंस. अब्दुल राब निस्तार को पोस्ट एंड एयर. असाफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट. राजा गोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट. और अय्यर थे चुंद्रीगर, उनको कॉमर्स मिला था. गजनाफर अली खान को हेल्थ और जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ. ये इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में जो बना था उनके लिए. उसके बाद जो फर्स्ट कैबिनेट बना इंडिया में 1947, उसके मेंबर्स कौन थे? तो उनमें जो क्या क्या पोर्टफोलियो हेल्ड किया, तो नेहरू जी को PM तो ठीक था, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ, ठीक है, एंड साइंटिफिक रिसर्च. सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन. जॉन मथई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट. R.K. शान मुज्जम छेत्ती फाइनेंस. B.R. अम्बेडकर जी को लॉ. जगजीवन राम को लॉ लेबर. और वल्लभ भाई पटेल डिफेंस, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस. और राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ. C.H. भाभा कॉमर्स. और अहमद किदवई को कम्युनिकेशन. और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई. और V.N. गडगिल को वर्क, पावर एंड माइंस. तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट. इसमें कंप्लीट मैंने ये डिस्कस कर दिया. ये लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर जो भी था, इंपॉर्टेंट चीज़ सारा कुछ इसमें कवर करके रीडिंग करके करा दिया. अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बाद में करें क्या? चलिए इसको नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे, अभी इतना ही रहने देते हैं. इस दूसरा वीडियो बहुत छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो इसको हम 2-3 को एक साथ मिला के कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक में. और ये भी 1 घंटा का वीडियो होने वाला है, 52 मिनट्स का हो गया. तो चलिए, थैंक यू. और आपने पूरी लेक्चर देखा, अच्छे से आपने देखा. एक बार 2 बार सुनिए इसको अच्छे से, पूरी तरीके से सुन लीजिएगा अभी ना, तो बहुत काम करेगा आपको. एक बार सुन लीजिएगा लेक्चर को. बहुत लोगों को होता है ना बोरिंग लगता है बुक को रीडिंग करने में, तो आप चुपचाप एयरफोन लगा के सुन सकते हैं. लेक्चर को सुनिए. ऐसा तो है नहीं ना कि मेरा फेस तो दिख नहीं रहा है आपको, बस एक बुक की है, मैं रीड कर रहा हूँ, तो आप ईयरफोन लगाइए, उसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, तो बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा आपको. ठीक है, ओके, थैंक यू. और ऐसे ही और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हमारा चैनल अभी ग्रो कराइए, थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होगा, तो और भी मज़ा आएगा लेक्चर्स लेने में. धीरे धीरे मैं वीडियोस डेली अभी अपलोड करूँगा. अभी पॉलिटी सोचा हूँ तो इसको कवर कराऊँगा. लक्ष्मीकांत में बोला हूँ कवर कराऊँगा, तो लक्ष्मीकांत में पूरा कवर करा दूँगा जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं चैप्टर्स. ठीक है, और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ. और ये मेरा चैनल है वेन्स ऑफ BPSC. ओके, और इसका नाम ही मैंने रखा था यार कि BPSC का नस पकड़ो, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कहाँ से हरे हैं. ठीक है, तो ये और ये टेलीग्राम पे भी आ जाइएगा, तो BPSC_वेन सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, और बस इतना ही. एग्ज़ाम दीजिए, पढ़ते रहिए. ओके, थैंक यू.